एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 6.1 है द डीएनए। सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। नीचे हमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो इस रिप्रेजेंटेशन में हमें बताना है ए क्या है और बी क्या है, ये इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, जब उसमें जो पेंटोस शुगर होती है उसके साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है तो क्या बनता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो ए हमारा क्या हुआ, ए हुआ हमारा न्यूक्लियोसाइड। ए तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। और आपको पता है जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, इस न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पर जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा बी क्या हुआ, बी हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो ए न्यूक्लियोसाइड, बी हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको इस तरीके से देखना है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बना रहे हैं, मिलकर ए बना रहे हैं। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो ए न्यूक्लियोसाइड। अब जो ये ए न्यूक्लियोसाइड है इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड हो जाए तो बी बनता है, तो बी क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। तो फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए की स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये हमें बताना है। तो डीएनए के स्ट्रैंड में जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो सेकंड का बी इज द करेक्ट आंसर। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। क्वेश्चन थर्ड है इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन डैश ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओवन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन डैश ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय डैश बॉन्ड। इसमें हमें बताना है डीएनए के मॉलिक्यूल में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अपने ही न्यूक्लियोटाइड में शुगर रेसिड्यू के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अपने ही न्यूक्लियोटाइड में, यानी जिस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उस न्यूक्लियोटाइड में ये कार्बन 5 प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो इससे अगले वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें ये 3 प्राइम कार्बन से अटैच होगा। और इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में मान लीजिए दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ए न्यूक्लियोटाइड और बी न्यूक्लियोटाइड, इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर आएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो पहले में 5 प्राइम, दूसरे में 3 प्राइम और तीसरे में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन 5 प्राइम ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन 3 प्राइम ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो थर्ड का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजिशंस ऑफ द फॉस्फेट शुगर एंड बेस मॉलिक्यूल इन द गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नीचे यहाँ पर हमें 4 स्ट्रक्चर डीएनए की दी गई है, ए बी सी और डी। तो इनमें से हमें बताना है इनमें से फॉस्फेट शुगर और बेस मॉलिक्यूल की करेक्ट पोजिशन कौन सी है, ये इसमें हमें बताना है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन होती है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो शुगर फॉस्फेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। डीएनए की स्ट्रक्चर में बैकबोन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट और जो बेस होते हैं वो इनसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ए स्ट्रक्चर में जो ये हमारे यहाँ पर बैकबोन है और ये इसके बेसिस हैं, तो बैकबोन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यानी शुगर फॉस्फेट क्या कर रहा है, बैकबोन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और बेस यहाँ पर प्रोजेक्टेड है। इसका मतलब ये डीएनए की स्ट्रक्चर हो सकती है। इसमें अगर हम देखें जो बैकबोन है बेस शुगर, बैकबोन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जो बैकबोन है वो बेस और शुगर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, तो ये तो डीएनए के स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकती। इसमें अगर हम देखें फॉस्फोरस बेस,
इसमें भी जो बैकबोन है वो फॉस्फोरस और बेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जबकि डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो ये भी डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। तो ये हो सकती है। अगर हम डी देखें, डी में जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, लेकिन डी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो यहाँ पर ऊपर की तरफ है ये क्या है, शुगर दिया गया है, जबकि यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, इस तरफ फॉस्फेट ग्रुप होता है जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ा हुआ होता है। वो शुगर नहीं जुड़ती बल्कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पर डी स्ट्रक्चर में क्या गलती हो गई, डी स्ट्रक्चर में इसकी गलती हो गई। बैकबोन तो शुगर फॉस्फेट की है लेकिन यहाँ पर ये शुगर दे दिया गया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था फॉस्फोरस। तो ये भी नहीं हो सकती। तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमारी क्या है, हमारी ए स्ट्रक्चर है। ए स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो हमारी बैकबोन है वो फॉस्फेट शुगर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है और यहाँ पर जो बेस है वो प्रोजेक्टेड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus was first identified in 1869. He named it as। डीएनए को जो एसिडिक सब्सटेंस है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1869 में, और उन्होंने डीएनए का नाम दिया था न्यूक्लिन। डीएनए को क्या नाम दिया था उन्होंने, न्यूक्लिन नाम दिया था। तो 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। DNA as an acidic substance in nucleus was first identified by Misher in 1869. He named it as nuclein. तो 5 का A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है ये हमें बताना है। प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, ये तो सही है। पिरिमिडीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडीन होते हैं, बिल्कुल सही है। थाइमिन भी इसमें आता है। न्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन एंड थाइमिडीन। जब एडेनोसिन और थाइमिडीन आपस में जुड़ जाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में अगर एडेनिन होगा तो उसको एडेनोसिन कहेंगे, थाइमिन होगा तो उसको थाइमिडीन कहेंगे। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोसाइड में यही कहते हैं इनके नाम है। और जो डीएनए है वो हमारा बेसिक मॉलिक्यूल है। डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, एसिडिक मॉलिक्यूल। तो ये इनकरेक्टली मैच है, डी हमारा इनकरेक्टली मैच है और यही हमारा आंसर है। डीएनए बेसिक नहीं बल्कि एसिडिक मॉलिक्यूल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है। वाटसन एंड क्रिक 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। तो उनका जो मॉडल था डीएनए का वो किस पर बेस्ड था ये हमें बताना है। तो पहले देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए डन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किन और फ्रैंकलिन ने जो डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की थी उसके आधार पर ही वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। बिल्कुल सही है, इस पर बेस्ड थी वो। चारगाफ बेस इक्विवेलेंट रूल, चारगाफ का जो रूल था बेस इक्विवेलेंट रूल, उस पर भी वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था मॉडल था वो बेस्ड था। बिल्कुल सही, वाटसन और क्रिक का मॉडल चारगाफ रूल पर भी आधारित था, चारगाफ रूल पर भी बेस्ड था। तो पहला और सही, दूसरा तो सही है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वाटसन और क्रिक का जो डीएनए डबल हेलिक मॉडल था वो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड नहीं था, तो ये तो नहीं है। मिशेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट पर भी वो डिपेंड नहीं था, बेस्ड नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर है। फर्स्ट और सेकंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन में। तो 7th का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ एडेनिन इन इट। अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए में देखते हैं कि 20% उसमें साइटोसिन है, साइटोसिन की परसेंट कितनी है, 20%, तो हमें बताना है उस डीएनए में एडेनिन की परसेंटेज कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो चारगाफ रूल से हमें क्या देखते हैं, चारगाफ रूल से हमें पता है कि डीएनए में अमाउंट ऑफ एडेनिन बराबर होता है अमाउंट ऑफ थाइमिन के।
यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। दूसरा, जितना उसमें ग्वानिन होगा उतना ही उसमें साइटोसिन होगा। एडेनिन और थाइमिन की अमाउंट बिल्कुल सेम रहती है, ग्वानिन और साइटोसिन की अमाउंट बिल्कुल सेम रहती है। तो हमें साइटोसिन की परसेंटेज दी गई है 20%। जब डीएनए में साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन कितना होगा? ग्वानिन भी कितना होगा? 20% ही होगा, क्योंकि हमें पता है ग्वानिन की अमाउंट साइटोसिन की अमाउंट के बराबर रहती है। तो ग्वानिन भी 20% और साइटोसिन भी हमें दिया गया है 20%। तो डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन कितने हो गए? 20% हो गया। साथ ही साथ हमें पता है जो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है, ये टोटल कितना बनाते हैं? टोटल 100% होते हैं, ये हमें पता है। जब हमें पता है ग्वानिन और साइटोसिन कितने हो गए? 20% प्लस 20%। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन लिख दूँ, यहाँ पर ग्वानिन लिख दूँ, यहाँ पर साइटोसिन लिख दूँ, तो ये बराबर होते हैं 100% के। तो यहाँ पर जो ग्वानिन और साइटोसिन हैं वो हमारे 40% है, क्योंकि 20% ये 20% ये। तो एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर ये प्लस ये दोनों कितने हो गए? 20% प्लस 20%, ये बराबर 100% के। तो एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस 40% बराबर 100%। तो एडेनिन प्लस थाइमिन कितना आ गया? 100 में से इधर ये 40 माइनस हो जाएंगे तो 60%। एडेनिन और थाइमिन हमारे पास कितना आ गया? एडेनिन प्लस थाइमिन आ गया 60%। अब आपको पता है हमने क्या पढ़ा? एडेनिन बराबर होता है थाइमिन के, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एडेनिन प्लस, जब थाइमिन एडेनिन के बराबर है तो इसको भी एडेनिन लिख सकते हैं बराबर 60%। तो 2 एडेनिन बराबर 60%। तो एडेनिन कितना आ गया? एडेनिन आ गया 60/2 यानी 30%। एडेनिन की अमाउंट हमारे पास 30% आ गई। या फिर आप सिंपल देख सकते हैं एडेनिन प्लस थाइमिन 60% बना रहे हैं और एडेनिन बराबर है थाइमिन के, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, जब भी तो 60% बनाएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 30 होगा और ये भी 30% होगा, तभी तो ये मिलकर 60% बनाएंगे। तो एडेनिन की परसेंटेज कितनी आ गई? 30% आ गई। तो 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. In one polynucleotide strand of DNA molecule, the ratio of A plus T by G plus C is 0.3. हमें DNA की एक polynucleotide strand दी गई है। उस polynucleotide strand में हमें A plus T अपॉन G plus C, ये क्या है? A plus T अपॉन G plus C, ये हमें दिया गया है 0.3। What is the A plus G अपॉन T plus C रेशो ऑफ द एंटायर DNA मोलिक्यूल? तो हमें बताना है एंटायर DNA मोलिक्यूल, पूरे DNA मोलिक्यूल में A प्लस जी अपॉन T प्लस C का रेशो क्या होगा? तो जो ये हमें ये 0.3 दिया गया है, इसको हमें नहीं देखना है। ये हमें दिया गया है किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए। A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो ये हमें रेशो दिया गया है 0.3, ये हमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए दिया गया है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। इस क्वेश्चन में ये रेशो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमें बस याद रखना है चारगाफ रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी ये बराबर होता है 1 के। अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी ये बराबर होता है 1 के। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जो रेशो दिया गया है ये हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए दिया गया है और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर हम पूरे डीएनए मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का जो रेशो होता है वो हमेशा 1 होता है डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। तो 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। आप अगर निकाल भी सकते हैं A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, हमें पता है A बराबर होता है T के
और G बराबर होता है C के, चारगाफ रूल के अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर देखें, A की जगह पर हम A ही रखेंगे, प्लस G की जगह पर G ही रखेंगे। A बराबर होता है T के, तो T की जगह पर हम यहाँ A रख सकते हैं। C बराबर होता है G के, तो C की जगह पर हम यहाँ पर G रख सकते हैं। तो A प्लस G से A प्लस G गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये जो रेशो होता है चारगाफ रूल के अनुसार, ये हमेशा 1 रहता है। तो 9th का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATGCA व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए की अगर एक स्ट्रैंड पे जो बेसिस की सीक्वेंस है वो ये दी गई है, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी उस पर बेसिस की सीक्वेंस क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ए के सामने क्या आता है? ए के सामने आता है टी, टी के सामने एडेनिन, क्योंकि टी के साथ एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ। ग्वानिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन, साइटोसिन के साथ जुड़ता है ग्वानिन। ए के साथ टी, फिर यहाँ पर टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ टी। तो टी ए सी, जी टी ए, सी जी टी। तो इसमें अगर हम देखें टी से, टी ए सी, जी टी ए, सी जी टी। तो 9th का सी इज द करेक्ट आंसर, 10th का सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इससे हमने क्या बना ली, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पर बना ली। क्योंकि हमें पता है डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है, और थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ेगा। तो इससे हमने इसके डीएनए के स्ट्रैंड बना लिए। तो 10th का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेफर टू द गिवन फिगर। नीचे हमें एक गिवन फिगर दी गई है, इस फिगर में से हमें KLMN और ये L, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो इस फिगर में अगर हम देखें, जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और ये इसकी कौन सी पोजीशन होती है, इसकी होती है 5 प्राइम, और जहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल होता है ग्रुप, इसकी होती है 3 प्राइम पोजीशन। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस ग्रुप है ये 5 प्राइम पोजीशन पर होता है। तो के क्या हुआ, के हुआ हमारा 5 प्राइम एंड। फॉस्फेट ग्रुप कौन से एंड पर होता है, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड पर होता है। तो यहाँ पर के हुआ हमारा 5 प्राइम। तो यहाँ पर अगर हम 5 प्राइम देखें तो इसमें नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। बाकी तीनों में के क्या दिया गया है, ये के यहाँ पर 5 प्राइम दिया गया है। तो के तो हमें आइडेंटिफाई हो गया। बात करते हैं एल की। आपको पता है ये होते हैं बेस पेयर्स, और बेस पेयर के बीच में जो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस पेयर हमेशा किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एल हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बाकी दोनों में एल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं एम की। एम क्या है, एम है हमारा, एम को आइडेंटिफाई करने से पहले हम एन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एन है हमारा शुगर, और डीएनए में कैसे शुगर होती है, डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो एन होगी हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इसमें जो एन दिया गया है वो राइबोस शुगर दिया गया है, तो ये कट गया। तो एन में हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो आंसर हमें मिल गया, डी हमारा आंसर है। बाकी बचा एम, एम है हमारा एडेनिन ग्रुप यानी ए ग्रुप, ए यानी जो नाइट्रोजन बेस है। तो एम हमारा एडेनिन है। तो के हमारा 5 प्राइम एंड, एल हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, एन हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर, और एम हमारा एडेनिन। तो 11th का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडिकल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक 1953। वाटसन और क्रिक ने 1953 में जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी वो यहाँ पर दी गई है नीचे। सिलेक्ट द ऑप्शन ए बी एंड सी एंड शो द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी। इसमें से हमें उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ए बी और सी, ए बी और सी इनकी जो करेक्ट मेजरमेंट है उनको शो करते हैं। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डीएनए में यहाँ से यहाँ तक का जो ये एक टर्न है, यहाँ से यहाँ तक का एक टर्न है,
एक टर्न के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक टर्न में जो ये डिस्टेंस कवर करता है, इसको कहते हैं हम डीएनए की इसकी पिच। तो यहाँ पर जो ये डीएनए की पिच है, हेलिक्स की जो पिच है, ये कितनी होती है? ये पिच हमने पढ़ी, ये होती है 3.4 नैनोमीटर। तो ए हमारा हुआ 3.4 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ए नैनोमीटर में सिर्फ ए ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉन दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन कट गए। ए हो गया हमारा 3.4 नैनोमीटर। ये कहलाती है इसकी पिच, हेलिक्स की पिच, यानी जितना एक टर्न में ये डिस्टेंस कवर करता है। तो ये कितनी हुई? 3.4 नैनोमीटर हुआ। बाकी दो बेस पेयर के बीच में, एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा 0.34 नैनोमीटर। कितना? 0.34 नैनोमीटर। तो बी 0.34 नैनोमीटर, ए 3.4 नैनोमीटर, बी 0.34 नैनोमीटर। और हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर। कितना? 2 नैनोमीटर। ये हेलिक्स का यहाँ पर क्या दिया गया है? ये यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। तो ये 2 नैनोमीटर है, तो सी 2 नैनोमीटर। तो ए हमारा आंसर है, ए 3.4 नैनोमीटर जो इसकी पिच है, बी 0.34 नैनोमीटर दो बेस की पेयर के बीच का डिस्टेंस, और सी जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। तो 12th का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है। तो 13 में देखिए, द गिवन फिगर फ्लो, द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायोमोलिक्यूल। नीचे यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें बायोमोलिक्यूल से में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, फ्लो करती है, वो यहाँ पर दी गई है। आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस ए, बी एंड सी, डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस और डी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो ए प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। ए प्रोसेस में डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। और डीएनए की जो कॉपी बनती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ए हुआ हमारा रेप्लिकेशन। इसमें ए रेप्लिकेशन इसमें नहीं दिया गया, तो ए ऑप्शन कट गया। बाकी तीनों में रेप्लिकेशन दिए गए हैं। बी अगर हम देखें, जब डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो बी हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन। बाकी बी इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया गया, बी में यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो फिर देखिए सी में क्या हो रहा है? मैसेंजर आरएनए से वापस से डीएनए बन रहा है, यानी आरएनए से जब डीएनए बनता है तो ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसलेशन दिया गया है सी में, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। बाकी आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। तो सी हमारा आंसर है, ए रेप्लिकेशन, बी हमारा प्रोसेस डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, सी जब आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब प्रोटीन बना तो ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन्ड बाय। आरएनए से जब डीएनए बनता है, आरएनए से जब डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो इसको हम किस चीज़ से, कौन से मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा रिवर्स मेथड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो हमने ऊपर ही पढ़ा। इसको हम सेंट्रल डोग्मा रिवर्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको जो टेमिनिज्म प्रोसेस है, टेमिनिज्म, उससे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीनों ही मेथड इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी हमारा आंसर है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिस्टोन प्रोटीन आर। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनके ऊपर डीएनए रैप होता है इस तरीके से, तो जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ को शो करता है, ये हमें बताना है। आपको पता है, या ग्रीन कलर के क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, और ये इसके ऊपर रैप है
पर्पल कलर से, ये है डीएनए। जो हिस्टोन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज। तो इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए आकर रैप हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो बनती है ये कहलाती है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम। तो ये हमें न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। तो 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। Question 17. The structure in chromatin seen as beads on string when viewed under electron microscope are called. क्रोमेटिन के अंदर जो स्ट्रक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देती है, यानी ये स्ट्रिंग, इसके ऊपर जो इस तरीके से बीड्स होती हैं, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? वो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम। बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो स्ट्रक्चर हमारी न्यूक्लियोसोम होती है। तो 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेफर द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी एंड सी। हमें यहाँ पर न्यूक्लियोसोम की ये फिगर दी गई है, इसमें से हमें ए बी सी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से अगर हम देखें जो ये बी पार्ट है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो ये बी पार्ट रैप है, ये क्या होता है? ये डीएनए होता है। तो बी हमारा क्या हो गया? डीएनए। बाकी बीस में हिस्टोन ऑक्टामर दिया गया है, ये तो कट। ये 20 में H1 स्टोन दिया गया है, ये भी कट। B1 इसमें भी स्टोन दिया गया है, ये भी कट। B दिया गया है डीएनए सिर्फ इसमें, तो C इसमें हमारा आंसर है। एक ही आइडेंटिफाई करने से सिंपल हमें आंसर पता लग गया। B हमारा डीएनए है और जो ये A है, डीएनए जिसके ऊपर रैप है, ये कहलाता है स्टोन ऑक्टामर। तो A हमारा स्टोन ऑक्टामर है। और जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होते हैं H1 स्टोन। क्या होते हैं? H1 स्टोन। तो C हमारे H1 स्टोन है। तो 18 का C हमारा आंसर है। ए स्टोन ऑक्टामर, बी डीएनए ये वाला और सी हमारा H1 स्टोन ये वाला, ये हमारे H1 स्टोन होते हैं। तो 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें स्टेटमेंट रीड करने हैं और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला देखिए, लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टैंड रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन के वह रीजन जो लूजली पैक्ड होते हैं और लाइटली स्टैंड होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन के जो लूजली पैक्ड और लाइटली स्टैंड रीजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हेट्रोक्रोमेटिन नहीं बल्कि यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूक्रोमेटिन। तो ये फॉल्स हो गया। डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टैंड रीजन ऑफ क्रोमेटिन और कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन के डेंसली पैक्ड और डार्क स्टैंड रीजन हमारे यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि जो डेंसली पैक्ड और डार्क स्टैंड रीजन होते हैं क्रोमेटिन के वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें से अगर हम देखें बी ऑप्शन में अगर हम देखें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स बट स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू। तो यही हमारा आंसर है। फर्स्ट और सेकंड फॉल्स हैं, तीसरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बाकी इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू दिए गए हैं तो ये तो नहीं है। सेकंड एंड थर्ड ट्रू दिए गए हैं, ये भी नहीं है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी नहीं है। बी हमारा आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स है, स्टेटमेंट थर्ड हमारा ट्रू है। तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है। ऊपर हमने पढ़ा हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड ही होता है, तो ये तो सही है। ये डार्क स्टैंड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड होता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है हेट्रोक्रोमेटिन का, बिल्कुल गलत। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता। यही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सी हमारा आंसर है। और जो डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो लेट रेप्लिकेटिंग भी होता है। तो ये तीनों इसके बारे में करेक्ट हैं। बाकी जो ये सी ऑप्शन है ये इसके बारे में सही नहीं है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था। तो 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21,
द ईयर 2003 वाज सेलिब्रेटेड एज द 50th एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ 2003 जो ईयर था वो किसकी डिस्कवरी की 50वीं एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको पता है जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी। तो 1953 से 2003 तक कितने होते हैं 50 साल होते हैं। तो ये किसके जो 2003 ईयर था ये 50th एनिवर्सरी के रूप में किसके सेलिब्रेट किया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक, इसकी डिस्कवरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ये इसकी डिस्कवरी को 50 साल हो गए थे 2003 में। तो 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब एनसीईआरटी में 6.2 हमें टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर हम जो ये हमारे एमसीक्यूज हैं इनको हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कौन से एंजाइम से अफेक्टेड नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, एक टाइप ऑफ सेल से, वन टाइप ऑफ सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं और इस डीएनए को हम दूसरी टाइप की सेल में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और जब हम इस डीएनए को दूसरी टाइप की सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये जो डीएनए है ये क्या करता है, उस दूसरी टाइप की सेल में जाकर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है। मान लीजिए दो सेल हैं, ए सेल और बी सेल। हम क्या करेंगे, इस ए सेल में से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, डीएनए को निकालेंगे और इस डीएनए को दूसरी टाइप ऑफ सेल में यानी बी सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हमने इस डीएनए को इस सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो ये डीएनए है ये इस सेल में जाकर कुछ अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये कौन से एंजाइम के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता ये हमें बताना है। तो जो आपको याद रखना है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको सिर्फ जो डीएनएज एंजाइम है, जो डीएनएज एंजाइम है वही अफेक्टेड करता है। डीएनएज एंजाइम ही क्यों अफेक्टेड करता है, इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसको सिर्फ डीएनएज एंजाइम ही अफेक्टेड करेगा, बाकी कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल में। तो यहाँ पर आप देखिए इसको सिर्फ डीएनएज अफेक्टेड करेगा, बाकी इसको आरएनएज भी अफेक्टेड नहीं करेगा, पेप्टाइडेज भी अफेक्टेड नहीं करेगा और लाइपेज एंजाइम भी अफेक्टेड नहीं करेगा। तो इसमें भी क्या पूछा गया, इसमें भी यही पूछा गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको कौन से एंजाइम अफेक्टेड नहीं करते। उसको ये वाला एंजाइम अफेक्टेड नहीं करता, ये भी नहीं करता और ये भी नहीं करता, बी सी एंड डी। तो 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। बी सी एंड डी उसको डीएनए सिर्फ अफेक्टेड करेगा, बाकी ये तीनों अफेक्टेड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है टू प्रूव that DNA is the genetic material which radioactive isotope were used by Hershey and Chase 1952 in their experiment। DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने के लिए हर्शी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने उसमें कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए थे, यूज़ किए थे। तो हर्शी और चेज ने फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35 ये आइसोटोप्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। 23 का बी, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 ये आइसोटोप्स उन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस के अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। क्वेश्चन 24 इफ द डीएनए ऑफ ए वायरस इज लेबल्ड विद फॉस्फोरस 32 एंड द प्रोटीन ऑफ द वायरस इज लेबल्ड विद सल्फर 35 आफ्टर ट्रांसडक्शन विच मॉलिक्यूल वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अगर हमें वायरस के डीएनए को फॉस्फोरस 32 से लेबल करेंगे और वायरस का जो प्रोटीन है उसको हम सल्फर 35 से लेबल करेंगे तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस के बाद बैक्टीरियल सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या है। तो ट्रांसडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी वायरस या वेक्टर के द्वारा, वायरस या वायरल वेक्टर के द्वारा जो फॉरेन डीएनए है वो किसी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको पता है इसमें जो वायरस है वो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है जो फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेगा।
अब अगर हमने क्या किया, जो वायरस का जो डीएनए लिया उसको तो फॉस्फोरस 32 से लेबल कर दिया, वायरस का जो प्रोटीन है उसको हमने लेबल कर दिया सल्फर 35 से। अब जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का मतलब जिसमें हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बैक्टीरियल सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी। अब आपको पता है बैक्टीरियल सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, जो वायरस से बैक्टीरियल सेल में जाएगी। और आपको पता है क्या ज़्यादा है, जेनेटिक मटेरियल जाता है। ट्रांसफ़र क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही तो ट्रांसफ़र होगा। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जब वायरस से बैक्टीरियल सेल में डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है और डीएनए से क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए से फॉस्फोरस 32 जुड़ा हुआ है, तो हमें बैक्टीरियल सेल में क्या दिखाई देगा, बैक्टीरियल सेल में हमें फॉस्फोरस 32 दिखाई देगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए गया, डीएनए से फॉस्फोरस 32 दिखाई देगा, फॉस्फोरस 32 जुड़ा हुआ है, तो हमें बैक्टीरियल सेल में क्या दिखाई देगा, जो वायरस से बैक्टीरियल सेल में गया यानी फॉस्फोरस 32 गया। तो फॉस्फोरस 32 ओनली। तो 24 का इज द करेक्ट आंसर। 25 आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इनमें से किसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कुछ वायरसेस में होता है। तो इसमें से अगर हम देखें सी पार्ट में टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। तो 25 का सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी इनमें डीएनए होता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होगा, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। तो जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए, वो अपनी कॉपी बना सकता हो, बिल्कुल सही, ये क्राइटेरिया तो होता है। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही। इट शुड बी अंडरगो स्लो म्यूटेशन, उसमें स्लो म्यूटेशन भी होने चाहिए, बिल्कुल सही। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस करता हो, बिल्कुल सही। ये चारों ही प्रॉपर्टी है तो जो जेनेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम देखते हैं डी ऑप्शन में। तो 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फॉलो करना है, सेलेक्ट करना है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही म्यूटेशन हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्ट रेट, जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल होता है तो उसमें जो म्यूटेशन होता है वो थोड़ा फास्टर रेट से होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आरएनए शोज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, जो आरएनए है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थाइमिन कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू आरएनए, आरएनए में आपको पता है थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, तो जो ये यूरेसिल है ये आरएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी देता है, बिल्कुल गलत, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो यूरेसिल है वो आरएनए को स्टेबिलिटी नहीं देता बल्कि अनस्टेबल बनाता है, क्या करता है, अनस्टेबल बनाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। पहले 3 ट्रू, बाकी चौथा गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट हमें इसमें आइडेंटिफाई करने थे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 दिया गया है, विच मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैच में हम क्या करेंगे, मैच में जो सबसे इजी होगा सबसे पहले उसको मैच करेंगे। तो वाटसन और क्रिक ने हमें क्या दिया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दी थी। तो डी का फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और उसके बाद हमें ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। और उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो बी का थर्ड किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। तो आप देखिए जो हमने सबसे इजी पढ़े थे वाटसन और क्रिक के मॉडल, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन दो से ही हमें आंसर पता लग गया। तो मैच को करने का तरीका यही है कि सबसे पहले इजी को मैच किया जाए और बाकी जो ऑप्शन है उनको कट कर दिया जाए। तो 20 ए का ए हमारा
आंसर है। 20A का ए इज द आंसर। ए का सेकंड यानी फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन नाम दिया था, डीएनए को उन्होंने न्यूक्लियन कहा था जेनेटिक मटेरियल को। ग्रिफिथ ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। सी का फोर्थ हर्शी और चेज ने बैक्टीरियोफाजिस पे एक्सपेरिमेंट। डी का फर्स्ट वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी। और ई का फिफ्थ विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की थी। तो 28 का ए हमारा आंसर है। अब यहाँ पर टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, एनसीईआरटी में 6.3 टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल था? तो पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। 29 का बी इज द आंसर। क्योंकि आरएनए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल इसलिए था क्योंकि जो इजेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ये जो इजेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये किसके अराउंड होते हैं? ये आरएनए के अराउंड होते हैं। किस में होते हैं ये सब? आरएनए के अराउंड इवोल्व होते हैं जो इजेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। लेकिन जो आरएनए था वो आरएनए क्या था? आरएनए था अनस्टेबल। आरएनए अनस्टेबल था, साथ ही साथ रिएक्टिव था। तो इसी रिएक्टिविटी के कारण और आरएनए की अनस्टेबिलिटी के कारण आरएनए से फिर क्या बन गया? आरएनए से धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ डीएनए बन गया। पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन आरएनए अनस्टेबल होने के कारण और थोड़ा रिएक्टिव होने के कारण आरएनए से क्या इवोल्व हुआ? आरएनए से जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए इवोल्व हुआ। तो हमें इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। तो 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस इज इवोल्व अराउंड आरएनए? इनमें से कौन से लाइफ प्रोसेसेस आरएनए के अराउंड इवोल्व होते हैं? जैसा कि मैंने बताया इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सभी आरएनए के अराउंड इवोल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये आरएनए के अराउंड इवोल्व होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा आरएनए के अराउंड इवोल्व क्यों होते हैं? क्योंकि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, बाकी बाद में इवोल्यूशन के साथ साथ ये अनस्टेबल था, इसलिए इससे डीएनए बन गया। क्या बन गया? जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए का इवोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी एक्ट करता है और कैटलिस्ट के रूप में भी एक्ट करता है। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए। आरएनए डीएनए से ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल गलत। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। आरएनए अनस्टेबल है, तभी तो इवोल्यूशन के साथ साथ आरएनए से क्या बना? डीएनए इवोल्व हुआ जेनेटिक मटेरियल के रूप में। आरएनए हैज़ इवोल्व फ्रॉम डीएनए। जो आरएनए है वो डीएनए से इवोल्व हुआ, गलत। आरएनए डीएनए से नहीं इवोल्व हुआ, बल्कि डीएनए आरएनए से इवोल्व हुआ। ये उल्टा दिया गया यहाँ पर, तो तीसरा भी गलत। सेकंड और थर्ड हमारे इनकरेक्ट हैं और हमें क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली आर इनकरेक्ट। तो 31 का बी इज द करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन, केमिकली आरएनए इज रिएक्टिव एंड सेकंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। अगर हम केमिकली देखें तो जो आरएनए होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फर्स्ट में आ गया मोर। केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। और डीएनए के कंपैरिजन में जो आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल, आरएनए लेस स्टेबल। तो केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। तो फर्स्ट में मोर और सेकंड में लेस। तो 32 का सी इज द करेक्ट आंसर। 32 का सी इज द करेक्ट आंसर।